नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। 5 की बात में शुरुआत करते हैं बात आर्यन खान की। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जो कॉर्डेलिया क्रूज केस पर विजिलेंस की रिपोर्ट में अब समीर वानखेड़े को लेकर एक काफी बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले की जांच 25 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी और 11 मई 2022 को एनसीबी विजिलेंस ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में एनसीबी के तत्कालीन मुंबई जोन के जो डायरेक्टर थे समीर वानखेड़े, सुपरिंटेंडेंट विश्व विजय सिंह और इंटेलिजेंस अधिकारी आशीष रंजन, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये मामला 2 अक्टूबर 2021 का है, जब आपको याद होगा कि एक क्रूज था, कॉर्डेलिया क्रूज, इसके ऊपर छापेमारी की गई थी और इसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे। इस पार्टी में विजिलेंस ने जांच में ये पाया कि संदिग्धों की लिस्ट शुरुआत में 27 की थी, यानी कि शुरुआत में जो सस्पेक्ट्स थे उनकी लिस्ट में 27 नाम थे, लेकिन टीम ने उसके बाद उसे घटाकर 10 कर दिया, 27 से 10। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि केवी गोसावी और उसके सहयोगी सनवीले डिसूजा ने आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश रची, उसे फंसाने की धमकी दी गई और आखिरकार ये डील 18 करोड़ में हुई। केवी गोसावी ने टोकन मनी के तौर पे 50 लाख लिए थे। हालांकि बाद में इसका कुछ हिस्सा वापस कर दिया गया। तो इस पूरे मामले में अब समीर वानखेड़े जो हैं वो फंसे हुए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें तो ये भी दिखता है कि तो आर्यन खान को फंसाने की बात है, उनके परिवार से रिश्वत की बात है, साथ साथ ये भी कि जो सस्पेक्ट्स थे उनकी लिस्ट जो थी इसमें 27 नाम थे, घटाकर 10 कर दिए गए। तो जो विजिलेंस रिपोर्ट है उसमें और किस तरह की गड़बड़ियां हैं? देखिए, विजिलेंस की जो टीम है उसने समीर वानखेड़े के जो मामले ऐसे थे जिनमें समीर वानखेड़े जुड़े हुए थे, उनमें से कई मामलों की विस्तार से जांच की। उसमें से आर्यन खान का मामला एक था और ये जांच जो है अक्टूबर 2022 में शुरू हुई, 2021 में शुरू हुई थी और उसके बाद हाल ही में जो विजिलेंस टीम है एनसीबी की, उसने सीबीआई को ये रिपोर्ट सौंप दी है और सीबीआई ने इसी रिपोर्ट के बेसिस पर केस दर्ज किया है और 29 लोकेशन पर छापेमारी की है। इस रिपोर्ट में जो एलिगेशन है वो काफी गंभीर है। इसमें ये कहा गया है कि 2 अक्टूबर 2021 को जब मुंबई एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, सुपरिटेंडेंट विश्व विजय सिंह और इंटेलिजेंस ऑफिसर आशीष रंजन ने कॉर्डेलिया क्रूज पर रेड की, तो रेड के दौरान शुरुआत में उनके पास 27 सस्पेक्ट के नाम थे, लेकिन बाद में इन नामों को मॉडिफाई किया गया और संदिग्धों के नाम केवल जो है वो 10 रह गए। इसके अलावा कई संदिग्धों को बिना कागजी कार्रवाई की छोड़ दिया गया। एक संदिग्ध अरबाज था जिसके पास चरस मिली थी और ये चरस उसने अपने जूतों में और अपने जिप में छिपा रखी थी। उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसको बिना किसी कागजी कार्रवाई के जाने दिया गया। दूसरा, जो इसमें मुख्य जो सबसे ज्यादा बड़ा इंडिपेंडेंस विटनेस था, केवी गोसावी की प्राइवेट गाड़ी में संदिग्धों को एनसीबी दफ्तर लाया गया और केवी गोसावी इस तरह से बिहेव कर रहा था कि जैसे वो एनसीबी अधिकारी हो। दरअसल समीर वानखेड़े ने उसको इतनी छूट दी हुई थी कि एनसीबी दफ्तर में वो आर्यन खान के साथ छीना झपटी कर रहा था, आर्यन खान को घसीट रहा था, उसके साथ सेल्फी ले रहा था। और ये भी एलिगेशन है कि केवी गोसावी ने ही एनसीबी अधिकारियों के साथ मिलकर आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन की कॉन्स्पिरेसी की और बाद में डील 18 करोड़ में तय हुई। 50 लाख रुपए टोकन मनी के तौर पर लिया गया, लेकिन बाद में इसमें से कुछ पैसा वापस कर दिया गया और इस पूरी डील में केवी गोसावी की एक सहयोगी भी शामिल थी और साथ में समीर वानखेड़े शामिल थे। एनसीबी की विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक जो समीर वानखेड़े हैं उन्होंने जो विदेश यात्राएं की हैं, उन यात्राओं में जो पैसा खर्च हुआ उसका सोर्स पूछा गया तो वो सोर्स जो है ठीक से नहीं बता पाए। इसके अलावा जांच में यह भी साफ हुआ कि समीर वानखेड़े एक प्राइवेट आदमी के साथ मिलकर महंगी घड़ियों की
खरीद फरोख्त करने के कारोबार में लगे थे और ये बात उन्होंने अपने दफ्तर यानी कि एनसीबी को नहीं बताई थी। तो इस तरह के काफी गंभीर एलिगेशन है और इसी के बेसिस पर एनसीबी की जो विजिलेंस की टीम है उसने अपनी जो रिपोर्ट है वो सीबीआई को सौंप दी है। 11 मई को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। उसके ठीक बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया और समीर बानखेड़े समेत इसमें जो बाकी के आरोपी हैं उनके ठिकानों पर 29 ठिकानों पर दिल्ली, मुंबई, रांची तमाम जगहों पर रेड की। हालांकि रेड में भी क्या कुछ मिला है ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन सीबीआई इसमें कार्रवाई कर रही है और निश्चित तौर पर इसमें जो मुख्य नाम आया है केवी गोसावी का, जिसको गवाह बताया गया, लेकिन वो सबसे खास आदमी था समीर वानखेड़े का, जो कि उसकी गाड़ी में ही आर्यन खान को लाया गया और आर्यन खान के साथ वो इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे वो एनसीबी अधिकारी हो। तो ये तमाम जो गंभीर आरोप हैं वो विजिलेंस की रिपोर्ट पर हैं और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और अब आगे की जांच की जा रही है। बिल्कुल, केवी गोसावी जिसकी बात आप कर रहे हैं वो उसकी तब भी काफी चर्चा हुई थी कि कौन शख्स है, किस तरह से वो आर्यन खान के इतना करीब और उसको पकड़ के ला रहा है, घसीट के ला रहा है, उसके साथ सेल्फी ले रहा है। ये तमाम सवाल बताया जा रहा है कि वो समीर वानखेड़े के बहुत ही करीब था, इतना करीब था कि वो उसे वहां पर दफ्तर में इतना एक्सेस उसे मिला हुआ था। धन्यवाद आपका मुकेश, हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ यहाँ पैनल पे भी मौजूद हैं मेहमान। सबसे पहले तो यशवर्धन झा आज़ाद हैं जो पूर्व स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं आईबी के, और इसके अलावा आभा सिंह वकील सुप्रीम कोर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ यशवर्धन झा आज़ाद पहले कि आपने ये पूरा डिटेल सुना है इस मामले के ऊपर, आपकी अपनी भी कोई राय होगी कि किस तरह से इसमें अब समीर वानखेड़े का नाम आ रहा है। बात यह है कि पैसे लेने की बात थी और इसलिए गिरफ्तार किया गया आर्यन खान को। तो जब भी इस तरह के इनपुट्स आते हैं, जाहिर है कि कुछ इनपुट्स थे इंटेलिजेंस के, इसलिए कॉर्डिलिया क्रूज पर छापा मारा गया। तो थोड़ा ये डिटेल्स अगर हम समझ सकें कि इस तरह के इनपुट्स कैसे आते हैं, इन पर किस तरह का काम होता है, जैसे इस मामले में हुआ होगा और कई बार ये भी होता होगा जो इनपुट्स हैं वो सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इनके खिलाफ, समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सीबीआई ने केस दर्ज किया है। मैं समझता हूं कि लोगों को इन संस्थाओं में विश्वास जगाने के लिए ये ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि जो विवेचक अपने पद का दुरुपयोग करें उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाए, नहीं तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में इन संस्थाओं का कोई मतलब नहीं है। जहां तक आपने इस ऑपरेशन के बारे में पूछा था, जितने भी बड़े ऑपरेशन होते हैं, ये तो कोई ऑपरेशन था ही नहीं, जितने भी बड़े ऑपरेशन होते हैं, आपने देखा होगा कि कल कोचीन के पास एनसीबी और नेवी ने एक जबरदस्त ड्रग का जखीरा पकड़ा है मदरबोर्ड से। तो वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पे होते हैं और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बराबर जो संस्थाएं हैं उनको कार्यरत रहना पड़ता है और एनसीबी इस विषय में कई और संस्थाओं से भी जुड़ी रहती है जिन्हें उन्हें इंटेलिजेंस मिल चुके। छोटी छोटी जो केसेस के बारे में जो जानकारी मिलती है वो स्टेट ये नारकोटिक ब्यूरो ही करता है, और अगर बड़े बड़े केसेस जैसे आते हैं तो वो एनसीबी करता है। लेकिन जहां तक समीर वानखेड़े जी का सवाल था, वो बड़बोले थे, व्यावसायिक रूप से दक्ष नहीं थे और छोटे छोटे 2 ग्राम 3 ग्राम वाले केसों में अत्यधिक रुचि दिखाते थे, जिसके लिए एनसीबी को नहीं बनाया गया था। तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी विवेचना, और जो आपने एक बहुत ही सही प्रश्न पूछा था कि मान लीजिए इंटेलिजेंस मिले और उसके बाद भी वो कार्रवाई में परिणत नहीं हो सके इसलिए कि उसमें पूरे मजबूत साक्ष्य नहीं मिले हैं, जैसे कि इस प्रकरण में हुआ था, तो बड़े ही धैर्यता के साथ और बड़े ही गंभीरता के साथ उस केस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सारे ऑपरेशंस जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वो फेल भी कर सकते हैं। और इस प्रकरण में सबसे बुरी बात ये हुई है नकबा जी कि ये जो प्रकरण था इसमें इन्होंने ये कहा चूंकि कोई साक्ष्य नहीं मिले था, कुछ आर्यन के पास नहीं मिला था, तो उन्होंने एक बहुत बड़े इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात की थी और उस आधार पर रिमांड किया था। और इसलिए जब 5 दिन में और 3 दिन में कुछ भी नहीं मिला, उनकी सारी चीज को खंगाल लिया गया, तो उनको कोर्ट के सामने स्पष्ट ये कह देना चाहिए था कि जी हाँ, मुझे नहीं मिला है, और इनको बाकायदा इज्जत परी कर देना चाहिए, जो उन्होंने किया। और इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत ही बुरी विवेचना थी। जी,
बिल्कुल, बहुत ही बुरी विवेचना थी। आपने बताया कि किस तरह अगर जाहिर है कि इनपुट्स आते हैं, लेकिन इनपुट्स जो हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि उस पर कार्रवाई हो, तो उसको छोड़ने में भी एक समझदारी है जो इस केस में, पर इस केस में ये लगता है यशोवर्धन झा आजाद के जो इनपुट आया उसको इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल करने की भी नियत थी, या इस मामले में किस तरह से मिसयूज हुआ है ये इनपुट? ये तो अब जैसा कि आभास हो रहा है कि तो पूर्व सुनियोजित पूरी एक तरह की संरचना की गई थी, पहले से फंसाने की एक तरह की एक स्पेशल एफर्ट सब तरफ से किया गया था। और जिस तरह के लोग इसमें सबूत देने वाले थे, जिस तरह के लोग इसमें सहयोग दे रहे थे, जिस तरह के लोग गिरफ्तारी में सामने आ रहे थे, इससे ये स्पष्ट है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी। और इसलिए मुझे खुशी है कि ये सीबीआई को ये प्रकरण दिया गया है। जी, आभा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट वकील आभा सिंह। आभा जी से ये समझना चाहती हूं कि नारकोटिक्स मामले में क्या आधार होना चाहिए गिरफ्तार होने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि जैसे इसमें आप ड्रग्स मिलने की बात थी, कितना ग्राम ड्रग मिला, कौन, अब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से ड्रग मिला भी नहीं था, लेकिन बावजूद इसके गिरफ्तार किया गया। हालांकि सीबीआई बाद में हमने देखा कि नारकोटिक्स ब्यूरो ने ही आर्यन खान पर लगे सारे आरोप हटाए थे, और उसके बाद तो सीबीआई ने पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पे वसूली का केस दर्ज किया, लेकिन उस समय जब गिरफ्तारी की गई थी ड्रग के आरोप में, तो आभा हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन यशोवर्धन झा आजाद, अगर आप इस बात पर कुछ जानकारी देना चाहें कि जो ये नारकोटिक्स के कानून है इनका भी गलत इस्तेमाल होता है, नारकोटिक्स मामले में क्या आधार होने चाहिए गिरफ्तार करने के लिए, क्या ये जो सख्त कानून है उसकी वजह से एक तरह से ये गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है? आभा जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। चूंकि कानून का मामला है तो मैं पहले आभा जी के पास जाना चाहूंगी कि ये जो कानून है नारकोटिक्स के लिए, आभा सिंह, उसमें गिरफ्तारी के आधार क्या होने चाहिए? और कई बार चूंकि सख्त कानून है, हम देख रहे हैं जैसे इस मामले में कि गलत इस्तेमाल भी हुआ उसका। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात है कि उनके ऊपर ड्रग्स मिलने चाहिए थे। अगर हम आर्यन खान का ही मैटर देखें, एनडीपीएस एक्ट का भी जो है बड़ा कड़क कानून है, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो स्पेसिफिक केस में अगर देखते हैं तो ना उनके पास ड्रग्स थे और मेडिकल भी नहीं कराया गया। अगर आपने मेडिकल कराया होता और उसमें उन्होंने ड्रग्स का कंजम्पशन किया होता, दो ही आधार हो सकते हैं ना अरेस्ट करने के, या तो आपके पास ड्रग्स मिली हो या आपने ड्रग्स का कंजम्पशन किया हो। तो ये कहते हैं ना कि आपका कल्पेबल मेंटल स्टेट था, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है किस तरह से कानून का दुरुपयोग। तो दो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी वजह से हाईकोर्ट ने जब बेल भी दी तो उसने कहा प्राइमा फेसी कोई एविडेंस नहीं है, कोई केस नहीं बनता। नंबर वन, आपके पास ड्रग्स नहीं है, दूसरा आपने कंज्यूम नहीं की हुई है, इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी, आपको सबूत पुख्ता बनाने पड़ेंगे। जब इतना कड़क कानून है जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, मिनिमम 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, तो आपने बिना प्रॉपर, और अगर आपको व्हाट्सएप चैट्स को भी एविडेंशियरी वैल्यू बनाना था तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 वेरी क्लियरली कहता है कि आपको एक 65B का, इंडियन एविडेंस एक्ट का, आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इन्होंने व्हाट्सएप चैट्स को लेके आधार बना के एनसीबी ने इनके ऊपर केस बनाया, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट था 65, वो भी नहीं दिया, तो वो भी इनके खिलाफ गया। तो इस तरह से अगर ये कड़क कानून है तो इसका आपको प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, और इसीलिए शायद इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं की क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं था और ये एक झूठा केस बना रहे थे, और इस वजह से इनको क्लीन चिट एनसीबी नहीं, अगर बाद के अफसर ने, एनसीबी ने इनको क्लीन चिट दी है तो इस साफ दिखाता है कि समीर वानखेड़े के चाल चलन ठीक नहीं थे। और ये भी फैक्ट है, 50 लाख रुपए लेके तो उनकी जो असिस्टेंट थी वो पहुंची थी, तो करप्शन का केस साफ साफ बनता है। और सीबीआई भी कोई इस तरह से केस नहीं करती है। अगर उसको रेड कर रहा है समीर वानखेड़े के यहाँ या किसी के यहाँ भी रेड कर रहा है तो वो पहले एफआईआर लिखती है, उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, और वो जब एक कंप्लेन आती है, कंप्लेन आई, आप एफआईआर लिखेंगे, फिर आप मैजिस्ट्रेट के पास से सर्च वारंट लेंगे, इसके बाद ही सीबीआई रेड करती है। पर जो गिरफ्तारी हुई थी आर्यन खान की, इसमें वही हमें आपने जैसे बताया कि सख्त कानून है और इसलिए इसमें जब गिरफ्तारी होती है तो जो सबूत दिए जाते हैं, गिरफ्तारी के जो आधार होते हैं वो भी पूरी तरह से पुख्ता होने चाहिए। पर इस केस में यहाँ पे काफी लूपहोल्स था आभा सिंह, जैसा आप बता रही हैं।
जी बिल्कुल, पूरे लूप होल से मैं तो कहूंगी टोटल आउट एंड आउट झूठा केस बनाया एनसीबी ने। क्यों बनाया, ये भी एक सवाल उठता है, क्योंकि आर्यन के पास ना ड्रग्स मिले ना, और जो क्वांटिटी भी मिली, आप देखिए 13 ग्राम 5 ग्राम, मतलब कोई वो कमर्शियल यूज के लिए क्वांटिटी नहीं थी। तो अगर आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं तो भी एनडीपीएस एक्ट कहता है कि अगर बच्चे हैं, कोई फर्स्ट टाइम यूजर है, तो उनको आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजिए, ना कि आप उनको इस तरह से अरेस्ट कीजिए। तो ना ये और इनको ड्रग पेडलर बना देना, इंटरनेशनल सिंडिकेट बिना सबूत के बना देना, साफ दिखाता है कि ये आउट एंड आउट झूठा केस था। आउट एंड आउट झूठा केस था। बावजूद इसके आर्यन खान को ये तमाम जो आरोप लगे थे और जो सबूत थे वो भी पुख्ता नहीं थे, इसके बावजूद जेल में समय काटना पड़ा। और अब ये बात सामने आई है कि समीर वानखेड़े और उनके कुछ साथी जो इसमें मिले हुए थे, उनके ऊपर ये वसूली का पूरा मामला है, जो वसूली का मामला दर्ज किया गया है। धन्यवाद आपका यशवर्धन झा आजाद और आभा सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए। इस वक्त 5 की बात में एक ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद आपके काम की खबर। सरकार कल लॉन्च कर रही है एक ऐसा सिस्टम जिससे मोबाइल फोन खोने पर अब नहीं होगा कोई टेंशन। तो जिंदगी आज के दौर में बिना मोबाइल के लोग सोच भी नहीं पाते हैं। जरूरी काम हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, कुछ इत्मीनान के पल हो, सभी काम मोबाइल आसान कर देता है। और अगर आपका मोबाइल फोन खो गया हो, गुम हो गया हो, तो ये सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है। उसकी चोरी तो आपके लिए फिर ये खबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकार के पोर्टल पर शिकायत के जरिए फोन ब्लॉक ट्रेस करने से लेकर उसको रिकवर तक करना अब मुमकिन होने वाला है। केंद्रीय दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल से ये मदद ली जा सकती है। सुविधा अब तक दिल्ली मुंबई के लिए ही थी, पर कल से इस पोर्टल की सुविधा पूरे देश में होगी। चार 5 महीने पहले मेरा फ़ोन मंडी के आसपास में जा रहा था, सब्जी मंडी के आसपास, वहाँ से चोरी हुआ था। तो मैंने पोर्टल के बारे में सुना था, लेकिन वो मेरी मिस्टेक या ऐसा मेरे से हुआ कि मैंने कभी उसके लिए ट्राई नहीं करा। मेरा फ़ोन चोरी हुआ और मैंने पुलिस को कंप्लेन कराई, पर मेरा कुछ ना मिला। तो सरकार के पास एक पोर्टल भी है जिसपे आप अगर जानकारी देंगे तो फ़ोन डब्बा हो जाएगा, वो बेचेगा तो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। वो तो बहुत अच्छी चीज़ है सर। मोबाइल का गुम या चोरी होना ठीक वैसा ही एहसास कराता है जैसे जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया हो, चला गया हो। आम ही नहीं, खास लोगों तक के फोन चोरी होना बड़ी बात नहीं। दूरसंचार विभाग के सचिव रहे अंशु प्रकाश ने कुछ यूं सुनाई थी अपने मोबाइल चोरी की घटना। That very day, I think it was about 5 years back, I was staying in Satyabad, and very happily one day I decided I'll go to Sarojini Market to do some shopping. And I wore a very nice jacket with 2 phones. And by the time I finished in 1 hour, my BlackBerry was gone. आंकड़े बताते हैं कि केवल दिल्ली एनसीआर में ही हर साल 40,000 फोन चोरी होते हैं और 8 लाख फोन गुम। मोबाइल चोरी होने से नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं, डेटा के जाने का भी होता है। लेकिन अब गुम हुआ मोबाइल आपके एक क्लिक पर न सिर्फ डब्बे में तब्दील हो जाएगा, बल्कि उसको ढूंढा भी जा सकता है। बस आपको संचार साथी पोर्टल पर जाना है। फिलहाल इस पोर्टल के उपयोग की सुविधा दिल्ली और मुंबई के लिए ही थी, अब देश भर के लिए होगी। इस पोर्टल के जरिए अब तक करीब 4,78,000 फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं। करीब 2,43,000 मोबाइल फोनों को ट्रेस किया गया है और करीब 8500 मोबाइल फोन रिकवर भी किए गए हैं। सबसे पहले संचार साथी पोर्टल पे आपको जाना है और इसमें ब्लॉक स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ जानकारी देनी होगी। मसलन मोबाइल नंबर, IMEI नंबर, डिवाइस का ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है, इनवॉइस स्लिप अगर आपके पास है, कहाँ से गुमशुदगी हुई और पुलिस कंप्लेंट जो आपने की है उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। और ये काम बस चंद मिनटों का ही है और इसके बाद आपका काम खत्म
और पोर्टल का काम शुरू हो जाता है। इस पोर्टल पर शिकायत के बाद आपके पास स्टेटस पता करने के लिए चेक रिक्वेस्ट स्टेटस का ऑप्शन भी है। इस पोर्टल पर अनचाही कॉल्स और साइबर फ्रॉड की जानकारी भी मौजूद है। मोबाइल की झपटमारी से लेकर पॉकेटमारी तक की घटनाएं आम है। इसी दिल्ली में 2007 में मेरी जेब से भी मोबाइल गायब हो चुका है। तो पहले विकल्प के तौर पर बस पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करने भर का मौका होता था ताकि सिम ब्लॉक हो पाए और मोबाइल के गलत इस्तेमाल होने पर हम बुरे न फंसे। अब जो चोरी करेगा वो बुरा फंसेगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो सही है, जो चोरी करेगा वो बुरा फंसेगा। अगर जो मोबाइल चोरी करता है वो किस तरह से फंस सकता है इसमें, और आप कैसे और सुरक्षित होते हैं। संदीप बुटकी हमारे साथ हैं जो फाउंडर हैं द मोबाइल इंडियन के। तो संदीप जी, समझाइए हमें कि कैसे अब मोबाइल चोरी करना चोरों के लिए और मुश्किल हो सकता है, और जो चोरी करेगा वो इसमें किस तरह से फंस सकता है। क्या पॉकेट मारी, मोबाइल की झपट मारी, इसकी घटनाएं कम होंगी? बिल्कुल नगमा, जो सोल्यूशन कल या परसों तक भारतीय गवर्नमेंट लॉन्च कर देगा, सीडीओटी लॉन्च कर देगा, उससे कंज्यूमर का फायदा तो होने के बहुत सारे चांसेस हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का भी फायदा हो सकता है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कंज्यूमर को क्या फायदा हो सकता है। अभी क्या होता है कि अगर आपका कोई भी फोन गुम होता है तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले अपने ऑपरेटर को कॉल करते हैं और अपना सिम ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो मिसयूज ना हो। दूसरा केस होता है, अगर आपको लगता है कि यार मुझे फोन मिल जाए कैसे भी, आप पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं और वहां पर एक एफआईआर लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, जो होती नहीं है। ज्यादातर वो लोग कंप्लेंट ले लेते हैं। इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक जीरो एफआईआर का कंसेप्ट भी लॉन्च कर दिया था, जिनने कहा था कि आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन दाखिल कर दीजिए और आपकी एफआईआर हो जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी और आपका फोन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे वहां पर ट्रैकिंग पे डाल दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों को कठिनाई होती थी, कभी पोर्टल ढंग से काम नहीं कर रहा है, एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है। लेकिन ये जो अब का सिस्टम है, इसमें ये होगा कि आपका फोन गुम हो गया, आपने वहां पर लॉगिन क्रिएट किया, आपने अपनी डिटेल्स दी, और ऐसा नहीं है कि आपके पास ओटीपी कहां से आएगा, मैसेज कहां पर आएगा, आप वहां पर ही जाके उसी वेबसाइट में अपने लॉगिन डिटेल्स को डाल के ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक कैसे कर सकते हैं, ये नहीं कि आप पर्सनली जाके ट्रैक करेंगे, आप पुलिस वाले जो होंगे या जो एनफोर्समेंट एजेंसी है वो उस फोन को ट्रैक करेंगे और उसकी आपको जानकारी देंगे। और लेकिन अगर ये लग रहा है कि अब तो मेरे हाथ में आना ही नहीं है फोन, तो उसमें एक और ऑप्शन ये है कि आपके फोन को ब्रेक कर दिया जाएगा। ब्रेक कर दिया जाएगा यानी कि एक परमानेंटली उस पर ताला लगा दिया जाएगा, ताकि जो आपके फोन का डेटा है उस पर ना सेंध नहीं लगेगी और कोई उसका मिसयूज नहीं करेगा। लेकिन यहां पर सिर्फ थोड़ी कुछ चीजें हैं जिनका आंसर अभी भी मिलना बाकी है, कि अगर बाय चांस वो फोन वापस मिल गया तो आपने तो परमानेंटली डेटा डिलीट कर चुके हैं, क्या रिकवर कर सकते हैं? जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि वो रिकवर हो सकता है। ये है इसका एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं फोन को लेते हुए, चाहे व्हाट्सएप के मैसेजेस को पे आपको नौकरी का ऑफर आता है या फिर आता है कि ये स्कीम में पैसा डालिए, उसमें भी मोबाइल यूज होता है। तो वो क्या होता है, बहुत सारे लोग फोन्स को चोरी करते हैं और उनकी क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग मतलब कि उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी जाती है, ताकि जो एक फोन की आइडेंटिटी होती है, यानी कि जैसे हम अगर अपने आप की बात करें, हमारी यूनिक आइडेंटिटी क्या है? हमारी यूनिक आइडेंटिटी है हमारा डीएनए। तो उससे हम बता सकते हैं ये भैया संदीप है, ये नगमा है। वैसे ही फोन की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो 15 डिजिट का आईएमईआई नंबर होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, इस डीएनए को ही चेंज कर देते हैं, उससे फोन ट्रैक नहीं हो पाता है और पता नहीं लग पाता है। अब सिस्टम पे जब भी ऐसे कोई फोन डगमगाएंगे, उनकी बत्ती चमकेगी, तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा, एनफोर्समेंट एजेंसी को पता लग जाएगा कि ये फोन सही नहीं है, इनको रोकना है। तो ये जो आपने बात की कि नंबर्स चेंज कर देते हैं, आईएमईआई नंबर जो होता है उसी को चेंज कर देते हैं, ये जो बड़े बाजार हैं जहां पर इस तरह के फोन के फ्रॉड के काम होते हैं या चोरी के फोन मिलते हैं, बिकते हैं, अब क्या ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि ये नंबर चेंज हो जाए? बाद में जब ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो नंबर्स ही चेंज हो जाते हैं, आईएमईआई नंबर चेंज हो जाते थे। तो अब ये जो नया सिस्टम लॉन्च हो रहा है, ये संचार साथी के द्वारा जो नया ट्रैकिंग सिस्टम है, क्या उसके जरिए ये अब नामुमकिन होगा, जिसकी वजह से जो चोरी करते हैं वो भी डिस्करेज्ड होंगे कि वो चोरी ना करें, क्योंकि फोन तो डब्बा हो जाएगा, उसका कोई फायदा है नहीं? बिल्कुल। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहला सिस्टम जो मैंने आपको बोला था कि गवर्नमेंट का भी एक फायदा है। गवर्नमेंट का फायदा पहले मैं संक्षिप्त में बता देता हूं, वो ये है कि भारत में कोई भी फोन इलीगली
बेच नहीं सकता है। तो यानी कि जितने फोन भारत में बिके जाएंगे उनका IMEI डेटाबेस गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी रहेगा। तो चलिए अब इसको और इस पॉइंट को जोड़ते हैं। क्या होगा कि हिंदुस्तान में जो भी फोन बिक रहे हैं उसका IMEI डेटा आपके पास है। अब कोई नंबर क्लोन करके उसका IMEI नंबर चेंज कर देता है तो क्या होगा, एक नया नंबर देगा। नया नंबर कौन सा देगा, वो नंबर देगा जो सीरीज में ऑलरेडी नहीं है, और जो सीरीज में ऑलरेडी नहीं है यानी कि वो भारत में आया ही नहीं है, बिका ही नहीं है, तो गवर्नमेंट या एनफोर्समेंट एजेंसी को पता लग जाएगा ये नकली फोन है। बाय चांस उसने ऐसा नंबर चूज किया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोन कोई और का नंबर है वो यूज कर लिया, उसमें ही पता लग जाएगा क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ नंबर आ जाएगा। डुप्लीकेशन ऑफ नंबर से फिर चेक किया जाएगा कौन सा फोन ज्यादा लंबे समय से चल रहा है। जो फोन ज्यादा लंबे समय से चल रहा है यानी कि वो ओरिजिनल फोन है, और दूसरा वाला फोन है वो डुप्लीकेट फोन है, तो इससे उस पर भी लगाम लग सकती है। ठीक है। और एक और छोटी सी बात कि ये जो sancharsaathi.com है, इस पे आप फोन को ट्रैक करते हैं। अगर आपका फोन खो गया, चोरी हो गया तो इस पे क्या पहले कोई भी जाके कर सकता है, इसके लिए रजिस्टर करना होगा, कैसे वर्क करता है ये? बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके रजिस्टर कर लेगा, वरना पता चला कि मुझे नगमा पसंद नहीं है और मुझे नगमा का आज फोन ब्लॉक करवाना है तो मैं जाके कंप्लेन कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जब आप जाएंगे आपकी ऑथेंटिकेशन होगी, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होगी, वहां पर आपका ईमेल आईडी लिया जाएगा जो जहां पर आपको वेरीफाई किया जाएगा और आप ही जाके चेक कर सकते हैं। इसमें 2-3 और मॉड्यूल्स आने वाले हैं, उसका खुलासा अभी नहीं किया गया है कि कौन कौन से वेरिफिकेशन मेथड्स आने वाले हैं, वो जब लॉन्च हो जाएगा उसका खुलासा तब किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका संदीप जी समझाने के लिए कि किस तरह से ये काम करेगा, किस तरह से इससे कंज्यूमर को भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है, और जो चोरी करते हैं फोन उनके लिए ये बुरी खबर है क्योंकि फोन चोरी करने का बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं, फोन को बेचने में मुश्किल होगी। 5 की बात में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, और उसके आगे खबर महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र सरकार के 16 विधायकों की अयोग्यता और शिवसेना की ओर से जारी कौन सा व्हिप सही है, इस पर फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर को दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने NDTV से बात करते हुए कहा कि वो सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगे और किसी नेता या पार्टी के दबाव का उन पे असर नहीं होगा। कल हमारे साथ महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर मौजूद हैं। सर, जब आप जा रहे थे तब भी आपको यहीं पर हमने पकड़ा था, जब आप यूके जा रहे थे, वो आप यूके से आए हुए हैं, और जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है सबकी नज़रें इसी पर हैं कि स्पीकर आगे क्या कुछ करते हैं। जाने से पहले ही आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले पाएंगे और फैसला आप लोग यानी जिस तरह से असेंबली है या असेंबली के स्पीकर होते हैं उनकी ओर से फैसला लिया जाता है, और कुछ उसी तरह से निर्णय आया भी। लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, कई सारी चीज़ें हैं जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, इन सभी चीज़ों को सबसे पहले आप किस तरह से देखते हैं? सर्वप्रथम मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन को अपहोल्ड किया है उन्होंने, और जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को अलग अलग रोल दिया गया है, उसको कायम रखते हुए अध्यक्ष का काम अध्यक्ष को करना चाहिए, इस मत पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है और इसका मैं स्वागत करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन को अपहोल्ड किया गया है। जहां तक निर्णय लेने की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये निर्णय निश्चित रूप से मैं जल्द से जल्द लेना चाहूँगा, लेकिन ये निर्णय लेते समय मुझे कानूनी जितने प्राविधान हैं, संवैधानिक जितने प्राविधान हैं, उन सब का पूरा विचार करना पड़ेगा, उन सब का पूरा पालन करना पड़ेगा और तभी निर्णय लेना पड़ेगा। हम यदि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो एक प्रकार से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है, और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, नैसर्गिक न्याय जो है वो सभी को मिलना चाहिए, सभी को अपॉर्चुनिटी हियरिंग की मिलनी चाहिए, ये सब का ख्याल रखते हुए हम निर्णय लेंगे। मेरा आखिरी सवाल यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि जल्द से जल्द अगर फैसला नहीं आता है तो हम फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। उसके बाद जाकर विधानसभा में पत्र भी दिया गया। क्या आपको लगता है कि विपक्ष को आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या ऐसा करके वो आप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि बार बार ये चीज़ करके क्या कर रहे हैं? मुझे विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत से चुना गया है और इसलिए विधानसभा का पूरा विश्वास मेरे पास प्राप्त है, और यदि कोई इंडिविजुअल, कोई नेता या कुछ सदस्य ये चाहते हैं कि मैं 10, 15, 20 दिन में निर्णय लूं,
तो उनके कहने के ऊपर तो मैं नहीं चलूँगा, मैं नियमों के आधार पे चलूँगा। निर्णय यदि 15 दिन में हो सकता है तो 15 दिन में लेंगे, निर्णय लेने में यदि ज़्यादा समय लगने वाला है तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन किसी भी दबाव के अंदर आकर मैं निर्णय नहीं लूँगा। जो लोग समझते हैं कि ऐसे बयान करके विधानसभा अध्यक्ष पे हम प्रेशर डालेंगे, तो मैं उनको साफ साफ कहना चाहूँगा ये उनकी गलतफहमी है। किसी भी प्रकार के प्रेशर या दबाव के नीचे आके महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष इस विषय में निर्णय नहीं लेंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के उदयपुर शहर में फरार अपराधी रानिया के बेटे के अवैध निर्माण को गिराया गया है। जिला प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की मदद से इस बिल्डिंग को ढहा दिया है। बदमाश रानिया और उसके परिवार के लोगों पर कई संगीन वारदात के आरोप हैं। पिछले महीने गैंग के एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया था। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर चाकुओं से हमला भी किया था, जिसमें एसएचओ के साथ साथ 6 लोग घायल हो गए थे। पांच की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।